कि अयोध्या नगरी कैसी थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे था। वो ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। आज के ज़माने में ये हम न्यूयॉर्क में देखते हैं, ये हम चंडीगढ़ में देखते हैं, ये हम दुबई और अबू धाबी जैसी सिटीज़ में देखते हैं। कोई भी जानवर विलिंगली पानी में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत गहरी और बहुत बड़ी परिखाएं बनाई जाती थी ताकि उनको सेपरेट कर दिया जाए सिटी के चारों तरफ। यस, ताकि वो आ ना सकें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन है एंशिएंट टाइम का, उसे शतघ्नि कहते हैं। तो शतघ्नि का मतलब होता है किलर ऑफ हंड्रेड्स और 100 किलर। तो अयोध्या का वर्णन है कि सैकड़ों शतघ्नियां लगी हुई हैं। राम जी का जो पेट था वो हाथी था, कि हाथियों के साथ दरियाई घोड़े भी इंपोर्ट होते थे। तुम देखना नर्मदा की तरफ एक पुराना मिला है हिप्पोपोटामस का। उसका फॉसिल। यस, पहली बात तो ये है कि जब आपका पानी किसी नदिया से निकाल करके मोट में बनाया गया है तो वो पानी सड़ जाता है, इसीलिए उसमें इन लोगों ने कमल और पेड़ पौधे उगा दिए थे। ठीक है। शाली तंडुल आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चावल कहा गया है, वो वहाँ पे होता था। ऐसा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके वाटर एनरिच्ड नहीं है। ये जो दशरथ थे भगवान श्री राम के पिता, उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी तो 3 विवाह किए। एक सवाल माता सीता की एज से जुड़ा हुआ है। कई लोग बताते हैं कि उनकी एज कुछ 12 या 16 साल के करीब होगी जब उनका भगवान श्री राम के साथ में विवाह हुआ। एक हिरन देखती हैं तो वो रिक्वेस्ट करती हैं भगवान श्री राम से कि वो उनको लेकर के आए। तो कई लोग इसको मांस खाने से जोड़ते हैं। हाँ। कि भगवान श्री राम ने शिकार किया था क्योंकि शायद माता सीता की इच्छा हो रही थी मांस खाने की। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज के एक और पॉडकास्ट पर। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं नीना राय जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीना मैम दिल्ली से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की एक्स एलुमनाई रह चुकी हैं। मैम मीडिया में भी रही हैं, उसके साथ साथ मैम फैशन मॉडल भी रही हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट अटेंडेंट भी रही हैं। नीना मैम आज हमारे स्टूडियो में आई हैं और हम डिस्कशन करेंगे उनकी एक पुस्तक जिसका नाम है अद्भुत अयोध्या, प्रभु श्री राम की दिव्य नगरी। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसमें बहुत ही अच्छे फैक्ट्स और बहुत ही डिटेल वे में मैम ने अयोध्या की एक एक चीज़ के बारे में बात की है। उसी से रिगार्डिंग हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है। नीना मैम, सबसे पहले तो मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि मैं कुछ पॉडकास्ट आपके देख रहा था, तो आपके फादर डिप्लोमेट रहे हैं, आपने बहुत एक्सटेंसिवली उनके साथ ट्रैवल भी किया है और ट्रैवलिंग शायद आपकी हॉबी भी है, आपको ट्रैवल करना पसंद है। देन आप फैशन की फील्ड में भी रहे हैं, मीडिया में भी रहे हैं और अब आप फुल टाइम राइटिंग में आ गए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये जो स्विच हुआ? ये बाहर से अगर आप देखिएगा तो आपको स्विच लगेगा, बट दिस इज माई पर्सनैलिटी एंड देन यू कैन नॉट चेंज इट। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपनी डिग्रीज वगैरह ले ली थी, मैं काम कर रही थी, तो उस समय मेरी पूरी फैमिली, मतलब इन द सेंस मेरी बेस्ट फ्रेंड, उस समय बेस्ट फ्रेंड जो थी, मेरी सिस्टर, ये सब बाहर चले गए थे कुछ पढ़ाई के लिए, एंड माई सिस्टर गॉट मैरिड। तो मैंने सोचा अब मैं इंडिया रह के क्या करूँगी, व्हेन आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, सो देन आई सेड आई माइट एज वेल मैं भी बाहर चलती हूँ, थोड़ा सा रह के आती हूँ। अच्छा, और मुझे बाहर घूमने का, मुझे ऐसे भी ट्रैवल करने का शौक था, है भी थोड़ा बहुत। और मैं अपने पिताजी से पूछती थी कि भाई आपके पास पैसे हैं तो मैं जाती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। तो मेरे पिताजी कहते थे नहीं बेटा, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैं कह रही थी उनको, क्योंकि मेरी बहन की शादी यूएस में हो गई थी, तो हमने कहा कि हम भी घूम के आते हैं। तो पिताजी ने कहा हाँ, खुद ही जाना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये ट्राई करके देखूँ। एंड मेरा एम था, मैं बहुत क्लियर रहती हूँ जब मैं चीज़ें करती हूँ, वो मेरे को पता था मैं 2 साल के लिए करूँगी। सो आई डिड इट एग्जैक्टली फॉर 2 years, आई ट्रैवल्ड। उसके बावजूद भी मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है और अपने बल पे की है, इन द सेंस कि मैं अंकोर वट चली गई थी, मैं पेरू चली गई थी, मैं रेन फॉरेस्ट में रहने चली गई थी। तो ऐसी ऐसी एग्जॉटिक जगहों पे मैं बहुत गई हूँ, अपने ही उस पे गई हूँ। एंड स्पेशली मुझे एंशिएंट कल्चर्स का बहुत शौक था, सो आई वुड गो एंड एक्सप्लोर अदर एंशिएंट कल्चर्स। जी। तो ये जो ट्रैवल का आपका शौक था, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल का या फिर इंडिया में भी? इंटरनेशनल।
सिर्फ इंटरनेशनल। बिकॉज आई लिव्ड अब्रॉड, सो मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल किया था। जब मैं वापस इंडिया आई आफ्टर 10 years, एंड देन ऑफ कोर्स आई परसूड माय जो मेरी डिग्री थी उसमें मास कॉम में, तो मास कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स मैंने परस्यू किया। आई वाज ऑफ कोर्स मॉडलिंग, आई एम आल्सो एन आर्टिस्ट, सो आई वुड आल्सो एग्जिबिट इंटरनेशनली। सो जब मैं वापस आई तब मैंने इंडिया पे ट्रैवल पे ज़्यादा फोकस किया था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बाहर सब कर चुकी थी, तो देन आई वेंट टू इंडिया ट्रैवल। और ये जो पुस्तक है अयोध्या, जी ये आपने लिखी तो ऑब्वियसली आप अयोध्या भी गए होंगे जी और अपने राम मंदिर भी देखा होगा, जी और जिन चीज़ों के बारे में आपने मेंशन किया है, हाँ शायद उसका कुछ देखने के लिए कि आज क्या बचा हुआ है, हाँ। उसके लिए भी आपने अयोध्या को बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया होगा, एक्सप्लोर किया होगा। मैंने देखिए, अयोध्या बहुत बड़ी जगह नहीं है, आज की अयोध्या बहुत बड़ी जगह नहीं है, वो छोटी जगह है जो जी। कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। हम्म, और परंतु पुरानी जो अयोध्या थी हम्म, वो बहुत ही बड़ी थी। वो 12/3, 12 मतलब 12/3 योजन, या इस टाइप के। अब मुझे नहीं पता हिंदी में उसका एग्जैक्ट क्या होता है, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ही मतलब शुद्ध नहीं है, क्योंकि मैंने जी। कहीं बोल दिया था 12/3, तो उसमें कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं ये बटा क्यों बोल रही हैं। तो मुझे समझ, क्योंकि मेरी भाषा में हम लोग जी। जैसे भोजपुरी बोलते हैं, तो हम लोग जब बाई करते हैं तो उसे बटा कर देते हैं, जी। तो इट डजंट मीन डिविजन, इट्स जस्ट बाई। हम्म, सो आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ लोगों के, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिचक के बोलती हूँ जी। कि कहीं लोगों को गलत ना लगे। हम्म, हाँ, सो पुरानी अयोध्या बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही विशाल थी। और ऐसे नहीं था कि जब वो बनी थी तभी से ही विशाल थी, बनी थी तो वो बहुत पुरानी थी, और मतलब जितनी भी साइज रहा होगा, परंतु दशरथ जी के ज़माने में उसको और एक्सपैंड किया गया था। और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, और ये मैंने अपनी पुस्तक में भी इसके बारे में इसका वर्णन किया है कि दशरथ वाज अ पर्सन हु हैड ऑल्सो, उन्होंने अपना एम्पायर को भी एक्सपैंड किया था, जी। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को अयोध्या में बसाया भी था। क्योंकि जब आप अपना एम्पायर एक्सपैंड करते हैं तो आपको इक्वल नंबर ऑफ पीपल, जैसे जो आपका कार्य करते हैं, जैसे कि आज इंडिया में अगर आज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं तो हमें ज़्यादा IAS ऑफिसर्स पड़ेंगे। अगर इंडिया का को बढ़ाना पड़ा तो ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स जी। की नीड होगी, ज़्यादा पुलिस वालों की नीड होगी। देन हाउ डू यू अकोमोडेट दिस जी। पीपल इन द पुरी? तो पुरी में कौन रहता है? तो अयोध्या दो चीज़ें हैं, अयोध्या नगरी और अयोध्या पुरी। तो इसमें क्या अंतर है, ये भी मेरी पुस्तक में एक्सप्लेन किया गया है। जी। पुरी में जनरली डिप्लोमेट्स रहते हैं, पुरी में जनरली आपके जैसे आर्मी ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, मंत्री, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर, वो सारे के सारे पुरी में रहते हैं राजा के साथ। एंड ऑफ कोर्स राजघराना, और हमारा जो कुल का मंदिर होता होगा वो उस ज़माने में सेंटर में था। तो एक्सपेंशन और ये सब तो ये मैंने देखा है। आज की अयोध्या मतलब आराम से हो जाएगी, पुराने ज़माने की अयोध्या तो बहुत ही विशाल, बहुत ही फेमस थी। जी। तो ये मैम मोटिवेशन कैसे मिला आपको कि आपको अयोध्या के बारे में ही लिखना है? बिकॉज यू कुड हैव रिटन अबाउट योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, या फिर आप फैशन मॉडलिंग के बारे में लिख सकते थे, आर्ट के बारे में लिख आर्ट सकती के थी। बारे में आप लिख सकते थे। सो व्हाई अयोध्या, आपने उसको क्यों चुना? इनफैक्ट मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। देखिए, फूड अलोन इज़ नॉट इनफ फॉर पीपल, जी। ब्रेड अलोन इज़ नॉट इनफ। हम्म, तो 2-3 चीज़ें होती हैं। हम एक व्यवसाय से अपने टेबल पे अपनी रोटी रखते हैं, ठीक है? हम 1-2 व्यवसाय होते हैं जो हम शौक के लिए करते हैं। जी। हम 1-2 चीज़ें होते हैं जो हमें बहुत ईज़ी होता है तो वो हम कर लेते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं, राइट? और 1-2 चीज़ें होती हैं जो हमारा पैशन है, चाहे हमें उससे पैसे मिले या ना मिले, हम उसे ज़रूर करते हैं, जी। क्योंकि ये इनर कॉलिंग होती है। या जैसे किसी के गुरु ने कुछ बोला होगा, तो मेरे लिए ये एक इनर कॉलिंग थी। एंड क्योंकि मैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे नहीं, एज अ ट्रेन्ड राइटर आई कुड राइट ऑन मेनी टॉपिक्स, एंड आई वुड राइट बिकॉज आई यूज्ड टू अर्लियर वर्क एज अ कॉपी राइटर एंड अ कंटेंट राइटर। तो जब मैं 20 तरीके के सब्जेक्ट्स पे लिख सकती हूँ, व्हाई दिस? जी। जब मैं बाहर रहती थी तो मैं देखती थी कि हर एक एम्बेसी, या अगर आप कोई भी सर्च करिए, जैसे कि बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट बेथलेहम,
तो आपको 50 किताब मिलती हैं उस पे। जब मैं दूसरी एम्बेसीज पे जाती थी, जैसे इजिप्ट में, अब मेरे पिताजी इजिप्ट में थे, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर एंशिएंट कल्चर, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर पिरामिड्स। भले ही वो ग्रेव्स हैं जी, उसमें कुछ है नहीं, वो ग्रेव्स हैं, वो पत्थरों के ढांचे हैं, ठीक है। उनको तुतनखामन का मिला था, बहुत है, बहुत एंटीक्स हैं उनके पास, बट दे आर सो प्राउड ऑफ देयर कल्चर। और हमें क्या फीड किया गया है? हमें ये फीड किया गया है कि हमें अपने कल्चर पे शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, जब वो अपनी रानियों को चुनवा देते थे पिरामिड्स में, तब उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? अपने जानवरों को मार के वहाँ रखवा देते थे तब, और उनके सर्वेंट्स भी उनके साथ चुनवा दिए जाते थे, तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। परंतु हमारे यहाँ हर चीज पे हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, ऐसा क्यों? दूसरी बात, जब आप अयोध्या पे कोई भी पुस्तक ढूंढते थे, तो अयोध्या पे सिर्फ एक नेगेटिव जो चीज है ना, बस वही बात होती थी। बाबरी टूटा, बाबरी टूटा, बाबरी टूटा। एक तो उसे मस्जिद कह कह के लोगों ने औरों को वो कर रखा था, जबकि वो है भी नहीं। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो वो नहीं है। अच्छा, और बाबरी पे ये लोग वो उंगली उठाते थे, बाबरी है कौन? बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो कौन है। ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन। बाबर का वो उसको लवर बोल दीजिए, या उसका इन्फैचुएशन था, उससे प्रेम, उसका प्रेम ही था वो, या बाबर उससे प्रेम करता था। तो आपको वो ज्यादा चीज बेहतर लग रही है बनस्पत हमारे राम जी? ये तो गलत बात है ना। अच्छा, इज दैट समथिंग यू वांट? मतलब ये लुटेरे थे जो हमारे देश में आए थे जी। आप लुटेरों का, घटिया प्रकार के लुटेरों का जो वो करके गए, आप वो रखना चाहते हैं? और आपको पूरी दुनिया में 1.2 1.3 बिलियन हिंदुओं की आस्था का आपको कोई मतलब नहीं है। मुझे ये सब बातें बहुत अजीब लगती थी जी। एक और अजीब चीज़ मैंने देखी थी, ये हिंदू बच्चे ही बात करते थे कि वहाँ पे हम हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते हैं, वहाँ पे हम लाइब्रेरी क्यों नहीं बना देते हैं, वहाँ पे हम ये क्यों नहीं बना देते हैं। अरे भाई, क्या तुमने कभी ऐसा मस्जिदों के लिए सोचा है? क्या तुमने ऐसा चर्चेस के लिए सोचा है? तो सिर्फ हिंदू की जगह, हिंदू की श्रद्धा के लिए आप वहीं पे क्यों बनाना चाहते हो? जी। तो मुझे ये सब बातें बहुत अजीब लगती थी। और आप ये देखिए कि 1 साल नहीं हुआ और 100 एंड ऑलमोस्ट 113 115 मिलियन पिलग्रिम्स, इतने सारे श्रद्धालु राम मंदिर हो करके आके चले गए हैं। जी। दिस इज, इतने सारे पिलग्रिम्स और कहीं आते जाते नहीं हैं। और लोग बोलते थे कि मंदिर से क्या होगा, बल्कि इकोनॉमी है पूरी उसके इर्द गिर्द। आप ये देखिए। अच्छा, और मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जहाँ विष्णु आएंगे, क्या लक्ष्मी नहीं आएंगी वहाँ पे? जी। मतलब हम हिंदू होते हुए हम ये अपनी ही कल्चर की, हम अपनी ही संस्कृति की, अपनी ही देवी देवताओं को हमने इतना छोटा बना दिया है ना। और आप ये देखिए कि अगर इतनी भीड़ सिर्फ 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने में आ गई है, तो आप सोच सकते हैं पुराने ज़माने में कितने लोग जाया करते थे। और अब आप ये सोच सकते हैं कि क्यों इसको बंद रखा गया था, और कारण क्या था कि हिंदू धर्म वापस ऊपर से ना उठे। तो इसके लिए इस पर मतलब सालों साल 5 साल का क्या जंग है हमारा? 5 साल हम क्यों लड़े? 500 साल 500 साल हम क्यों लड़े? यही इसी मंदिर को लेने के लिए लड़े थे ना हम जी। तो अब देखिए उस मंदिर का है जो, एंड वी आर, मतलब 500 साल में हम सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने मंदिर को वापस बनाया है ना जी, अपने सामने बनते हुए देखा। करेक्ट। और देखिए क्या, कैसा, मतलब एन ओशन ऑफ पीपल, मतलब इतने सारे, मतलब लोगों का समुद्र आ पड़ा है वहां पे। जी। अब हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं मैम, अयोध्या के बारे में आपने लिखा है। हिंदुओं को क्या जरूरत है अब अयोध्या उस समय कैसी थी इसके बारे में जानने की? देखिए, जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली राम जी से एसोसिएट करते हैं उसे, है ना। पर अयोध्या जी जो हैं वो राम जी के बहुत पहले बसी हुई हैं। और वो कब से बसी हुई हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी लोगों को जानना चाहिए। पहली बात है, अयोध्या तो सप्तपुरी है, ठीक है, सब मोक्षदायक सप्तपुरियों में से एक है अयोध्या, काशी, ये सब जो थी। और इसकी स्थापना किसने की और वो राम जी से कैसे रिलेटेड है, ये हमें चीज़ें जाननी हैं। तभी तो हमें पता चलेगा कि राम जी की अयोध्या थी
एंड वो उसके राइटफुल हकदार थे, है ना। जी। तो अयोध्या और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, और जैसे कैसी सड़कें थी, क्या था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज जो हम एक्सकवेशन करते हैं, एएसआई जो एक्सकवेशन करती है, क्या आपको पता है कि अयोध्या का जो स्ट्रक्चर था उसी के जैसे एक्सकवेशंस में निकलते हैं, मतलब जो सिटीज़ निकलती हैं, छोटी मोटी जितनी भी निकलती हैं। और आपको पता है ये सारी की सारी वास्तु के हिसाब से बनाई जाती थी। तो आप ये सोचिए कि हमारे धर्म में एक तो वास्तु कितना महत्व रखता जी। था और कितना पुराना था, नंबर 1। सेकेंडली, हमें अपने एंशंट कल्चर, हमें अपने पुराने लोगों पर एक उनके बारे में बहुत अच्छे से, वो कैसे रहते थे, कैसे अपनी टाउन प्लानिंग करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़िएगा, फिर आप दुनिया में देखिएगा, तो आपको ये लगेगा कि अयोध्या एक प्रोटोटाइप था। और मैं बार बार, प्रोटोटाइप का मतलब है जो अपना ये नंबर 1 होता है, जिससे हम जो पहला एग्जाम्पल जिसे बनाते हैं। तो अयोध्या बसाई थी मनु ने। मनु कौन है? मनु जी जो हैं वो मानवों में श्रेष्ठ मानवेंद्र माने जाते हैं, जो मानवों में इंद्र। और जो प्रलय के बाद जो ह्यूमन स्पीशीज है, होमो सेपियंस, ये लुप्त हो जाते अगर मनु जी ने नहीं रक्षा की होती, अयोध्या नहीं बसाई होती। मनु शब्द से आता है आपका शब्द मानव, और मानव को अगर आप शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो उसका मतलब है मान या मैन। अंग्रेजी शब्द मैन मनु से निकला है। मैन जो है वो मनु का खुद का वंशज है। तो होमो सेपियंस हम सब मनु से निकले हैं। तो मनु ने कौन सा सबसे पहला शहर बसाया था? तो अयोध्या ही तो बसाया था। तो पूरी दुनिया में अयोध्या सबसे एंशिएंट माना गया है। एक अयोध्या और एक काशी सबसे एंशिएंट मानी गई है। अब वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, उनकी सड़कें कैसी थी, उनका मिलिट्री स्टाइल क्या था, कैसी चीज़ें हुआ करती थी, ये हमें सारी की सारी जानकारी इसमें मैंने अमेजिंग अयोध्या और अद्भुत अयोध्या में लिखा है। हम अपने ही पुराने वैभव से अगर वंचित रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको एक बात याद रखनी है, एक पेड़ जितना ऊंचा और बड़ा होता है वो तभी हो पाता है जब तक कि उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वो जड़ें अच्छे से ज़मीन के अंदर और डीप हो, नहीं तो वो पेड़ गिर जाएगा। इसीलिए एज अ मैटर ऑफ प्राइड, एज अ मैटर ऑफ नॉलेज, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो गर्व हो, उसके लिए आपको ऐसी पुस्तकें, अपना पास्ट जानना ज़रूरी है। ताकि कोई भी आए और आप पे उंगली उठा करके ना चला जाए। अनटिल अनलेस हम इस तरीके के टेक्स्ट ना पढ़ें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पूर्वज कितने वैभवशाली थे, कितने महान थे, और किस तरीके की सिटीज़ उन्होंने उस समय में बसा दी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज वेस्ट कॉपी करता है जी। और पुराने ज़माने में जो स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती थी कि अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आज के दिन भी आर्मी वही स्ट्रैटेजीज बॉर्डर पे लगाती है जी। तो कहीं ना कहीं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है, जनरेशन टू जनरेशन ही पास ऑन हुआ है। पर मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, कॉमन सेंस विल बी कॉमन फॉर एवर। हमारा थोड़ा बहुत खान पान बदल जाएगा, हमारे थोड़े बहुत घर बदल जाएंगे और हमारा फैशन बदल जाएगा जी, पर बेसिक कॉमन सेंस तो नहीं बदलेगी ना। तो वो मैंने देखा है कि जो उन्होंने सेट किया है वो आज भी हम फॉलो करते हैं। तो मैम, ये जो बुक आपने लिखी अमेजिंग अयोध्या, आपने रिसर्च किया होगा जी, और वाल्मीकि रामायण आपने यूज़ की होगी जी। उसके अलावा आपके जो रिसर्च मेथड्स थे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था अपार्ट फ्रॉम वाल्मीकि रामायण? तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं खुद ही इतना घूमी हुई थी, तो जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे याद आता गया कि ये तो मैंने इस देश में देखा था जी। जैसे कि जो लेआउट था अयोध्या का, वैसा इंपीरियल सिटी लेड आउट है। अच्छा, जैसे अयोध्या की एक परिखा थी जिससे पानी से भरी हुई थी, या मोट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती है।
फिर जैसे जापान में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जैसे चाणक्य मोठ जो किलों के साथ में सुरक्षा के लिए जो यस, पानी भर सुरक्षा दिया के जाता लिए, है। यस यस जी। यस। परीखा, संस्कृत में उसे परीखा कहते हैं। तो वो हमें बहुत सारी जगहों पे मिली। अच्छा, चाणक्य ने उसमें बड़ा अच्छा डिटेल दिया है कि कभी कभी 3 मोड आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो मैंने 3 मोड देखा, मैंने बोला अरे ये 3 मोड तो नीदरलैंड्स में मिलते हैं, मतलब वो वहाँ पे भी है। फिर ये देखा हमने कि उसमें लिखा था उसमें कमल उगा दो, कमल उगाना चाहिए, उसमें मगरमच्छ रखना चाहिए, उसमें ये करना चाहिए। तो मैं सोचा पिछले ज़माने में क्या करते थे, दूसरे देशों में क्या करते थे। तो मैंने ये देखा कि बाहर के मोड्स में भी कमल उगे हुए हैं, और मैंने इन सब के पिक्चर्स अपने बुक में डाला हुआ है। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि लिखा है कि जो घर हैं वो सोने के बने हुए हैं। तो मैंने बोला अरे ये तो मैंने पेरू में देखा है। जब मैं पेरू में थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी वहाँ पे जैसे यहाँ पे अयोध्या में गोल्ड प्लेटिंग की जाती थी घरों की, तो वहाँ पे पेरू पे गोल्ड के डिस्क्स लगाए जाते थे, कहीं कहीं सिल्वर के और कहीं कहीं गोल्ड के। तो मुझे ये जान करके काफ़ी अचंभा हुआ कि जो जो मैं अयोध्या के बारे में पढ़ रही हूँ वो मुझे ऑलरेडी किसी न किसी देश में वो मैं देख चुकी हूँ। तो मुझे ये लगा कि जो ऐसे हमें तो बचपन से तो यही सिखाया गया था कि ये सब जो लिखा है ये सब मनगढ़ंत है, ये सब झूठ है, दिस इज मिथ। मिथ से ही आया है ना, मिथोलॉजी। जी। तो मैंने तो देखा कि ये तो गलत नहीं बोल रहे हैं, ये तो सही बोल रहे हैं। और क्योंकि मैं वहाँ घूमी भी थी, वहाँ का भी मैंने एंशंट आर्किटेक्चर देखा है, इंपीरियल सिटी का जैसे मैंने बोला, और जगहों का मैंने देखा। तो मैंने यहीं अपने ही एक्सपीरियंसेस को बुक्स में एक एक श्लोक को लेकर के, जो डिस्क्रिप्शन के श्लोक हैं, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करती तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, बट जो जो मुझे लगा कि ये लोगों को जानना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो वैसे श्लोक मैंने डाले हैं अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में। और वहाँ के फोटोग्राफ्स मैंने डाले हैं, क्योंकि देखिए प्रमाण, हमें जो धर्म में हम प्रमाण इस्तेमाल करते हैं वो एक होता है शाब्दिक प्रमाण, जो हमें किसी ने, जो हमें कोई कह करके गया है। जैसे इतिहास, इतिहास हम 2 पुस्तकों को मानते हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक दूसरा महाभारत को, ठीक है, बाकी सब पुराण माने गए हैं। तो इसमें जो लिखा है ये सत्य लिखा है, और फिर हमें दूसरा उसका क्या प्रमाण है कि ये सत्य था, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो देख सकें। हाँ, जो देख सकें। अब भाई जब एंशिएंट कल्चर्स, दूसरे एंशिएंट कल्चर्स सोने का डिस्क लगा रहे हैं, सोने का बना रहे हैं, तो वही अयोध्या में क्यों नहीं होगा? जी। जब बाकी सब वास्तु के हिसाब से अपना बना रहे हैं, तो अयोध्या में क्यों नहीं होगा? जब बाकी सब अपने मोट में या परिखा में कमल के फूल उगा रहे हैं, तो अयोध्या में क्यों नहीं होगा? तो मैं, और फिर ये अयोध्या, मतलब ये ऐसे कैसे लोग हैं, ऐसी कैसी विकृत मानसिकता है, जो पूरी दुनिया में जो चीज़ हो रही है वो कह रहे नहीं हमारे देश में नहीं थी, वहाँ हो सकती है। भाई अगर कोई जीन्स पहन रहा है अमेरिका में, तो क्या हमने जीन्स नहीं पहना है? अगर अमेरिका में लोग ऐसे चेयर पे बैठ रहे हैं, तो क्या हम नहीं बैठ रहे हैं? क्या अगर अमेरिका में लिफ्ट यूज हो रही है तो हम नहीं कर रहे हैं? सब तो यही हो रहा है ना। मैम, आपने जिक्र किया कुछ ऐसे लोगों का जो कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, और राम मंदिर के स्थान पर डिमांड कर रहे थे कि कोई लाइब्रेरी या कोई कॉलेज बना दिया जाए। और आपने बताया कि ये लोग कैटेगोरिकली सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर या चर्चेज के बारे में या मॉस्क के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। समाज क्यों अपने आप को भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसी जो फिगर्स हैं हमारी, उनसे क्यों डिस्टेंस कर रहा है, उनसे अलग क्यों हो रहा है? देखिए, 2 जहर हमारी सोसाइटी में फैलाए जा रहे हैं जी। पहला जहर है कम्युनिज्म, और दूसरा जहर है वोकिज्म। जी। कम्युनिज्म क्या करता है, आपके दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में सिर्फ जहर भरता है। जी। ठीक है, बाकी देशों में कम्युनिस्ट जो हैं बड़े ही नेशनलिस्टिक और पेट्रियाटिक होते हैं। हमारा ही एक अनोखा देश है जहाँ कम्युनिस्ट आते हैं तो वो एंटी इंडिया रेटोरिक करते हैं, मतलब अपने देश के अगेंस्ट, अपने पूर्वजों के अगेंस्ट, जो लुटेरे डाकू इस टाइप के जो शासक थे उनको महान बताया गया है, और हमारे महान शासकों का नाम हटा दिया गया है।
तो ये कौन करता है और ये क्यों किया जाता है? ये तभी किया जाता है ताकि आप दिन पर दिन, जैसे ड्रिप इरिगेशन होती है ना, जी। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप 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 पानी का दिया जाता है पौधों को। वैसे ही इन लोगों ने ड्रिप इरिगेशन कर कर के उस जहर को हमारी पीढ़ियों में डाला है। और उन्होंने क्या क्या माध्यम यूज़ किए हैं? उन्होंने माध्यम यूज़ किया है स्कूलों का, कॉलेजों का, मूवी इंडस्ट्री का, जी। किताबों का। ठीक है, एक तो ये जहर। दूसरा जो जहर है उन्हीं का, जो मैं कहूँगी उन्हीं का जो इलेजिटिमेट बच्चा है जी। वो है वोकिज्म। वोकिज्म में कोई कहीं का भी विक्टिम बन जाएगा तो हम उसके तरफ हो लेंगे। क्या हम विक्टिम नहीं थे? जब हमारा मंदिर टूटा तो क्या हम विक्टिम नहीं थे? वो लुटेरे कैसे विक्टिम हो गए? वो ढांचा जहाँ किसी ने कुछ किया नहीं, वो ढांचा जो किसी एक इलेजिटिमेट लवर के लिए बना था, वो विक्टिम कैसे हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। वो ढांचा जहाँ कोई जाता नहीं था, वो कैसे विक्टिम हो गए? मुझे नहीं पता। और हम क्यों इतना फॉरेनर्स से प्यार करते हैं? जी। मुझे जेरूसलम में या इज़राइल में कोई हिटलर नाम की सड़क नहीं है, वहाँ हिटलर के कोई भी चर्चेस नहीं हैं। जी। तो हमारे देश में औरंगजेब, बाबर और इन सब लुटेरों और दुश्मनों का क्यों होना चाहिए? ये बेसिक कॉमन सेंस है जो मैंने देखा है कि जो अपने जो नए जनरेशन है उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जो विक्टिम हैं उनको दुश्मन, परपेट्रेटर और खराब बताया जा रहा है। और जो हमें विक्टिमाइज किया है, जो दुष्ट हैं, जो कुकर्म करने वाले हैं, उनको महान बताया जा रहा है। ये कहाँ की लॉजिक है? परंतु अगर आप ऐसा जहर दिन पर दिन देते रहेंगे तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे। अब हर कोई तो वाल्मीकि उठा के पढ़ नहीं रहा है ना, वाल्मीकि रामायण हर कोई, किसी को तो पता नहीं है। तो मैं कहूँगी कि ये जो दो जहर हैं हमारे देश में जो दिए जा रहे हैं, इनका हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि ये आगे न बढ़े, नहीं तो हमारे आने वाले वंशों का ये बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। अभी भी काफ़ी बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा, इसका क्या असर होता है? जैसे मैंने बहुत लोगों से बातें की, तो जहाँ जहाँ स्कूल और कॉलेजेस में ये सब पढ़ाया गया है तो वो हिंदू कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई एम एथिस्ट। अच्छा, उसके बाद कुछ होगा तो वो कहेंगे ओ जीसस, ओ लॉर्ड। भाई अभी तो आप एथिस्ट थे, तो जब कुछ हो गया तो आपने जीसस क्यों बोला? आपने ओ लॉर्ड क्यों बोला? अच्छा, ये इसीलिए एथिस्ट और ये सब हो रहे हैं क्यों से कि इनको बहुत शर्म दी जा रही है। मतलब इन सब चीज़ों से, इन सब घटनाओं को, अभी मनुस्मृति को लेकर के, इसको लेकर के, तो एक तरह का शर्म और एक तरह की गिल्ट हमें दिया जा रहा है, जबकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम जा कर के हम ब्रिटेन नहीं थे जिन्होंने जा कर के देशों को लूटा है। लुटेरों को आप हमें अच्छा बना रहे हो और हमें बुरा बना रहे हो कि हमने जैसे उन पे अत्याचार किया है। मतलब हम लुटेरों पे अत्याचार कर रहे हैं, आप ये सोचिए, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो जहर है इसको कंटेन करना होगा और हमारे घर में लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने बच्चों पे, अपने लोगों पे, क्योंकि उनको बहकाया जा रहा है। आज के दिन भी तरह तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है। आज के दिन तो ऐसा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जितने भी वाइट सुप्रीमिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं योगा तो हिंदू है नहीं। तो भाई क्यों नहीं है हिंदू? वो कह रहे हैं क्योंकि वो तो आर्यन लेके आए थे, आर्यन तो यूरोपियन थे। अच्छा, अब आर्यन यूरोपियन कैसे हो गए मुझे नहीं पता। आर्य शब्द है भी उनकी डिक्शनरी में नहीं है, है ना। आर्य तो हमारी वाल्मीकि रामायण और हमारे इतिहास और हमारे वेद पुराणों का शब्द है। दूसरी बात वो कह रहे हैं, और ये इन लोगों भगवान श्री राम को भी आर्य पुत्र कहा। अरे सिर्फ श्री राम को नहीं, रावण भी आर्य पुत्र था। उनकी पत्नियां भी उसे आर्य पुत्र ही कहती थी, आर्य पुत्र रावण। और सीता माँ भी राम जी को आर्य पुत्र कहती थी। आर्य पुत्र नरव्याघ्र, नरों में शेर हो तो नरव्याघ्र, तो ऐसे ऐसे उनको नाम से बुलाया जाता था। तो आप ये देखिए कि हमारी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं
वो यहाँ से हमसे छीन लेते हैं, उसे कॉपी करते हैं और हमें उन चीज़ों पर फिर शर्म देते हैं, जैसे कि योग, जैसे मैंने जी। आपको बताया। दूसरा आज ये कह रहे हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो भी हिंदुओं की नहीं है, वो तो आर्यंस की थी और आर्यंस वहाँ से आए थे। भाई आपके वहाँ पे संस्कृत का कख नहीं रह गया है। जी। हाँ, आप वहाँ न ग्रामर है ढंग की आपकी, ना आप शब्दों का उच्चारण जानते हैं, ना आप एक मंत्र जानते हैं जो हमारा है ना? जी। और आप ये आज क्लेम कर रहे हैं कि वो आपका एक, मैं किसी का देख रही थी, ये आजकल नए नए ये थ्योरिस्ट निकल आते हैं, वो कह रहे थे पनीनी जो थे वो ब्लू आइड ब्लॉन्ड थे। मैं बोला भाई पनीनी ब्लू आइड ब्लॉन्ड कैसे हो जाएंगे, जी। मुझे नहीं समझ में आया। तो ये इस तरह की मन घड़ंत षड्यंत्र चलते रहते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, सिर्फ हिंदू धर्म में ही इतिहास, जैसे इतिहास, जी। इसका अर्थ होता है दिस इज हाउ इट हैपेंड, हम्म। ये ऐसे ही हुआ था। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी। जी। ठीक है, ये कहा जाता है। जब वेस्ट लिखता है या मिडल ईस्ट लिखता है या इस दुनिया में और जितने भी जो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, वो अपनी हिस्ट्री इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो उनकी हिस्ट्री सत्य है, वो प्रोपेगेंडा को हिस्ट्री बनाते हैं जी। टू प्रूव देयर पॉइंट्स। और हम इकलौते लोग हैं, तो हमें आगे के समय में और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो जैसे जैसे समय बीतता है नई नई चुनौतियां आती हैं। अब देखिए योगा हमसे छीनने की कोशिश में, अब संस्कृत हमसे छीनने की कोशिश जी। में। ये निकल जाएंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि आर्य हमारे थे? हम्म। तो हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और खास करके वेस्ट तो इनकी आदत रही है कि पहले चीज़ों की बुराई करना और फिर उसकी मार्केटिंग करके उसको लेबल लगा के अपना बना लेना, करेक्ट। कॉपीराइट उसका करवा लेना। फॉर एन एग्जांपल आयुर्वेद की बुराई करते हैं, लेकिन आजकल रिसर्च कर रहे हैं हल्दी को गुणों के ऊपर, करेक्ट। और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है स्किन के लिए या फिर बीमारियों में कैसे यूज़ किया जा सकता है। इवन गोमूत्र के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताते कि वेस्ट में बहुत सारे रिसर्च गोमूत्र के ऊपर चल रहे हैं कि उससे कैंसर की दवा किस तरीके से बनाई जा सकती है। 3 पैटेंट एक्वायर किया हुआ है जी। अमेरिका ने गौमूत्र पे। हम्म। यूएस में गौमूत्र इंजेक्शन, यूएस में नहीं, जापान वगैरह में गौमूत्र इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है। आपको पता नहीं है कि वहाँ कितने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो बिकते हैं उसमें गौमूत्र है। जी। पर ये मजाक हमारा उड़ाएंगे। हम्म। अच्छा, सिर्फ गौमूत्र की नहीं, यहाँ तक कि वेस्ट जो है मजाक उड़ाने के लिए तो ये कह लेंगे, आपको पता है फीकल ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है। जी। फीकल ट्रांसप्लांट का मतलब है, फीकल का मतलब होता है पॉटी। आप दूसरे लोगों का पॉटी खाएंगे ताकि आपका वजन कम हो, ये आप में चलता है, ठीक है? तब आप घिनौने नहीं हो गए, जी। है ना? अच्छा, यहाँ तक कि आजकल जो मल्टीविटामिन्स आ रहे हैं उसमें बहुत सारे गायों का ये प्रयोग किया हुआ है। यहाँ तक कि बोवाइन फीकस यूज किया गया है। गोबर डाल रहे हैं मल्टीविटामिन्स में या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में। आप खुद तो गोबर खा रहे हैं और फिर आप हमें गौमूत्र पे ज्ञान दे रहे हैं। जी। बिल्कुल। तो ये इनकी मतलब व्हेन इट कम्स टू दीज पीपल, ये दुनिया के सबसे बड़े हिपोक्रिट्स हैं। और मैं तो कहती हूँ ये जो कहते हैं ना, इनका उसी समय मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इनको। बिल्कुल। मैम आपने अभी बताया कि क्यों इन लोगों की संख्या बढ़ रही है जो वोकिज्म को फॉलो करते हैं या कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं एंड सेलेक्टिवली टारगेट करते हैं हिंदू कल्चर को या फिर हमारे जो फिगर्स हैं लाइक भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी, ताकि हमारे बच्चे डिस्टेंस कर लें अपने आप को हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से। अब अयोध्या की और बात करते हैं मैम डिटेल में, तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि अयोध्या नगरी कैसी थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे था और किस तरीके की वेपनरी वो लोग यूज करते थे उस समय पे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपने 3 क्वेश्चन पूछे। जी। तो कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, बोलते बोलते हम भूल जाते हैं कि कहाँ से शुरू किया था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। तो अयोध्या नगरी कैसी थी? अयोध्या नगरी बहुत ही विशाल थी, बहुत ही सुंदर थी। वो ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी, ग्रिड पैटर्न नेटवर्क। ग्रिड पैटर्न नेटवर्क का मतलब होता है कि उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए थे या समथिंग लाइक वो मैथ का पेपर नहीं होता, ग्रिड्स बने होते हैं उसमें। और ये एक बहुत ही बढ़िया ढांचा होता है किसी भी सिटी को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये आपका आना जाना और इधर उधर मिंगल करना बहुत आसान कर देता है।
और आज के ज़माने में ये हम न्यूयॉर्क में देखते हैं, ये हम चंडीगढ़ में देखते हैं, ये हम दुबई और अबू धाबी जैसी सिटीज़ में देखते हैं, ग्रिड पैटर्न जी नेटवर्क। तो आप ये देखिए जो आज प्रचलित है सपोजिडली फर्स्ट वर्ल्ड में, ये कह करके वो एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी फॉलो करता था, जी है ना। और जो मेरे को जो बहुत एक बेहतरीन चीज़ लगी अयोध्या के बारे में वो ये है, अयोध्या का अर्थ ही होता है अयुध्य, जी जिससे युद्ध न किया जा सके, हम्म जिसको कॉन्कर न किया जा सके, जिसको आप अपने अधीन नहीं कर सकते हैं, हम्म ठीक है। तो अब ऐसा नाम क्यों पड़ा उस शहर का, और वो किससे बचना चाह रहे थे। तो लोगों ने हमसे पूछा भी कि अयोध्या तो इतनी प्राचीन नगरी है, तो उस समय कौन लड़ रहा था। अरे भाई, उस समय असुर लड़ते थे, उस समय राक्षस लड़ते थे, उस समय दानव लड़ते थे, कंटिन्यूअस अटैक्स होते थे अयोध्या पे जी और बाकी जगहों पे। ये हम कोई भी रामायण पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा। और खुद दशरथ जी देवासुर संग्राम के एक पार्ट रह चुके हैं। हम्म जो उनको जो उनकी पत्नी जो थी, जो पटरानी थी उनकी, कौशल्या नहीं, कैकेयी। जी तो कैकेयी जी को जो 2 वरदान थे वो इन्हीं युद्धों में दिए गए थे दिए गए थे, राइट। तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूअली युद्ध में रहती थी, हम्म इसका मतलब है अटैक्स होते थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी सिटी को सो दे मेड अ मिलिट्री सिटी फॉर देमसेल्फ। जो मिलिट्री सिटी के जो वो रखते हैं प्रोटेक्शंस जो होती हैं, वो उन्होंने किया। अच्छा, मिलिट्री का कैसे, और मिलिट्री में क्या था। तो पुराने ज़माने की जो मिलिट्री होती थी वो चतुरंगी सेना होती थी, जी चतुरंगी सेना। तो उसके चतुर अंग होते थे, चतुर का अर्थ होता है 4। तो पहला उनका अंग होता था इन्फेंट्री, जो जी आज भी हमारी आर्मी रखती है। दूसरा कैवलरी, तीसरा रथ, और हम्म चौथा हाथी। अब आप ये देखिए 3 इसमें जो अंग हैं, ये 3 अंग जानवरों के बने हुए हैं, हम्म और एक जो है इन्फेंट्री है, जी राइट। अच्छा, अब जब जो वॉर का और डिफेंस का जो पहला लॉ होता है, जो पहला टैक्टिक होता है, it is to separate an invading army. जी How do we separate an invading army? We separate an invading army by creating an obstacle. हम्म What is that obstacle? That obstacle is water. हम्म आदमी तब पर भी पानी से चला जाएगा, परंतु आपके पास अगर बहुत सारे जानवर हैं तो वो पानी में नहीं जाते हैं। कोई भी जानवर विलिंगली पानी में कभी नहीं जाएगा। जी इसीलिए बहुत गहरी और बहुत बड़ी परिखाएं बनाई जाती थी ताकि उनको सेपरेट कर दिया जाए। सिटी के चारों तरफ यस, ताकि वो आ ना सकें। उसके बाद ये क्या करते थे, अपने जो ऊपर जो इनका जो बीथी होती थी, एक जी देखिए बीथियाँ नीचे भी होती हैं, हम्म और जो रैम्पार्ट कहते हैं जी उसके ऊपर भी, जहाँ से ये तीर कमान और ये जो गन्स चलाते हैं आज के हम्म ज़माने में, अगर हम कहेंगे तो गन्स जो और किलों पे हमें दिखता है वो नीचे देखने के लिए दीवार से कुछ छेद किए होते हैं हाँ, वो छेद जी किए होते हैं। तो ये एकदम टॉप पे बने होते हैं, कई हम्म बीच-बीच में भी होते हैं, और ये जनरली होते हैं देखने के लिए। और वहीं से तो ये वहाँ पे अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन है एंशिएंट टाइम का, उसे शतघ्नी कहते हैं। जी इसका अर्थ होता है, अच्छा हमें इसका कोई डिस्क्रिप्शन परफेक्ट मिला नहीं है, ना ही फोटो है ना ही डिस्क्रिप्शन है, तो ऑब्वियसली मैं ये अज्यूम करती हूँ कि बहुत ही कॉमन वेपन था जो आज हमें जिसके बारे में नहीं पता है। तो अयोध्या का वर्णन है कि सैकड़ों शतघ्नियां लगी हुई हैं जी अयोध्या के चारों तरफ, हम्म ठीक है। क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अयोध्या को गार्ड करती हैं। हम्म शतघ्नि का अर्थ ही होता है, शत मतलब 100, जी अग्नि का अर्थ होता है किलर। जैसे शत्रुघ्न, जी जिसके पैदा होते ही शत्रु मर गए हैं, या जैसे जिसके शत्रु ही नहीं है। आग्नेयास्त्र हम बोल देते हैं यस, जी आग्नेयास्त्र, राइट। हम्म तो शतघ्नि का मतलब होता है किलर ऑफ हंड्रेड्स, और 100 किलर। तो इसका मतलब है इससे जो भी गोला बारूद निकलता था वो 100 को मार देता था। तो मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की, मैंने तरह तरह के इस पे टिप्पणियाँ देखी मैंने कि क्या लोगों ने लिखा है। उसके हिसाब से मैंने एक फॉर्मुलेट भी किया कि ये इस तरीके का एक वेपन होगा, जो रैम्पार्ट कहते हैं अंग्रेजी में। जी रैम्पार्ट ऊपर की वो जो चलने की जगह होती है, वहाँ पे रखा रहता था टू शूट। हम्म तो अब देखिए जो एडवांसिंग आर्मी है वो आकर के वहाँ अटक गई है, उसको फिर आप शूट कर सकते हैं यहाँ जी से। तो आपने आर्मी आधी डिस्ट्रॉय कर दी। हम्म अच्छा, अब जब
आपकी इन्फेंट्री है, अगर आप इन्फेंट्री पास में आती है तो आपके तीर कमान वाले हैं वहाँ से उसको उनको मार देंगे देख करके, राइट? इन्फेंट्री जी। इफ इट्स ट्राइंग टू क्रॉस। दूसरी बात है कि हमें एक वर्णन मिलता है अयोध्या का जो बहुत ही इट इज़ मतलब वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं छोड़ी गई है, मतलब इट इज़ फुली बिल्ट, इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। जब एक शहर डेंसली पॉपुलेटेड और फुली बिल्ट होता है, फुली बिल्ट का ये नहीं है कि सिर्फ लोग ही खचाखच भरे हुए हैं, जी। वहाँ पे छोटे, वहाँ पे काफ़ी सारे बाग बगीचे भी थे, बट इतनी खाली जगह नहीं थी कि आप लड़ाई कर सकें। तो जब भी हम किसी जगह को कॉन्कर करते हैं तो उसमें लड़ाई करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है। जी। तो वो जगह इन्फेंट्री के लिए थी ही नहीं कि वो उसे कॉन्कर कर सकते थे। तो मैंने आपको बस 2-3 बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे जी। मैंने अपनी पुस्तक में रखे हैं कि क्या होगा। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स एक ये भी वर्णन है, जो अयोध्या के जो सैनिक थे वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड थे, और वो ऐसे थे जैसे कि मानो जो सिंह एक गुफा को, खूब सारे सिंह एक गुफा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको गार्ड कर रहे हैं, वो वैसे हैं। ये वर्णन हमें मिला है। तो अब ऐसे शहर को, जी। ऐसे सैनिकों को कौन कॉन्कर कर सकता है ना? बिल्कुल। कौन उससे युद्ध करना भी चाहेगा? तो हुँ। ये इसके बारे में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 2-3 बड़ी-बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज़ें हैं। जी। और मैम आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि चतुरंगी जो सेना थी, हुँ, इसके 4 पार्ट थे हुँ, और इसमें जानवर भी होते थे। हुँ, 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 और आपने आपकी बुक में कुछ वर्णन किया है हुँ, अलग-अलग तरीके के जानवरों का, हुँ, जिनको लोग कहते हैं कि वो भारत में नहीं होते थे। हाँ। थोड़ा-सा उसके बारे में और बताइए, तो किस तरीके के जानवर अवेलेबल थे? पहले तो ये हमें कहते थे कि हॉर्स नहीं था इंडिया में, जबकि अरब से हॉर्स आया। था। जी। और ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है कि अयोध्या में हॉर्स थे, हुँ, कहा है कि ब्रीडिंग होती थी भाई। हुँ, हॉर्स को इम्पोर्ट कर कर के ब्रीड किया जाता था। अच्छा, फिर तो आप कहिए कि हाथी भी नहीं थे, क्योंकि हाथी भी हुँ। इम्पोर्ट करके ब्रीड किए जाते थे। तो हाथी, जैसे कि हिमालय के हाथी मंगवाए गए, वो यहाँ से ब्रीड किए। ये सारा मैंने अपनी पुस्तक में जी। डिटेल में लिखा है इसके बारे में। तो यहाँ ब्रीड करवाए, फिर वहाँ ब्रीड करवाए, तो तरह तरह के हाथी आपको मिलते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट राम जी का जो पेट था वो हुँ। हाथी था। अच्छा। हाँ, ये भी मैंने लिखा है, इसका जी। उसका नाम-वाम सब लिखा है। तो ये लोगों को जानना ज़रूरी है, बड़ा दिलचस्प है ये सब। अच्छा, एक मैंने वर्णन पढ़ा था जो गीता प्रेस रामायण में क्लियरली लिखा था हुँ। कि हाथियों के साथ दरियाई घोड़े भी इम्पोर्ट होते थे। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस इम्पोर्ट हुँ, होते थे। तो मैंने बहुत सोचा कि हिप्पोपोटामस क्यों इम्पोर्ट होता है? और मैं इजिप्ट में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है हिप्पोपोटामस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानवर होता था। हुँ। इनफैक्ट अफ्रीका का बहुत ही इम्पोर्टेंट जानवर है। तो मुझे याद है, मैं एक सीनियर रिसर्चर से जाके मैंने बात किया था, और मैंने इनफैक्ट डॉक्टर जैन से बात किया जी। था। तो उन्होंने मुझे बोला कि नीना, आर्कियोलॉजिकल उस एक्सकवेशंस में तुम देखना, नर्मदा की तरफ एक पुराना मिला है हिप्पोपोटामस का। उसका मैंने, फॉसिल। यस, जी। तो उधर से ही मैंने रिसर्च किया और मैंने उस फॉसिल के बारे में लिखा है जो 15,000 साल हमें पहले मिला है वहाँ पे। लाइक 15,000 साल पहले ये जिंदा था, मतलब हुँ। नर्मदा। और नर्मदा कहाँ है? और नर्मदा क्या है? नर्मदा महाकोशल है। जी। तो कोसल ऊपर होता था और महाकोसल, जहाँ से कौशल्या जी आई हैं, वो नीचे की तरफ था। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर नर्मदा में हमें हिप्पो मिल रहे हैं, इसका मतलब और भी तो जगह हिप्पो होंगे ना। बिल्कुल। और उसका संस्कृत में शब्द है नदीजा करके, ठीक है? हाँ। नदीजा, तो हुँ, जो नदी में जन्मा है, नदी हुँ, का है, उसे नदीजा कहते हैं। हुँ। जा तो जी। प्लूरल हो जाएगा, नदी जैसे बोलेंगे अगर। हुँ। तो कमल को, और जो भी जानवर कमल और ये सब जो उगते हैं, जी। और हिप्पोपोटामस को नदीजा कहा जाता है। हुँ, संस्कृत की डिक्शनरीज में इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि ये हमारे वहाँ के हैं। अच्छा, इनका 2-3 प्रकार का लाभ होता है इनको रखने के लिए। हुँ। पहली बात तो ये है कि जब आपका पानी किसी नदिया से निकाल करके मोट में बनाया गया है, तो वो पानी सड़ जाता है। कोई भी पानी अगर ऐसे करके जी। रखेंगे, वो सड़ेगा ही, बदबू ही हुँ, करेगा। इसीलिए उसमें इन लोगों ने कमल और पेड़ पौधे उगा दिए थे, ठीक है? हुँ। दूसरी बात है, पानी का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है किसी भी नदी का या किसी भी ऐसी स्टेल बॉडी का, हुँ। तो वो ख़त्म हो जाता है।
अगर उसको आपको ठीक रखना है और अगर आपको ये वाटर का इकोलॉजी मेंटेन करना है, दैट मीन्स उसमें लगातार खाद पड़नी चाहिए। तो वो लगातार खाद कौन देगा? जो उसके जानवर। अंदर रहेगा ना। जी। अच्छा, हिपोपोटामस क्या करता है? हिपोपोटामस ये खाता है यहाँ का, ज़मीन पे खाता है और जा कर के वो वहाँ पे पानी में रहता है ज़्यादातर, ठीक जी। है? तो इसका मतलब उसका खाद वहाँ लग रहा है ना। अच्छा, अब वहाँ पे फिशेज़ होंगी, तो वो फिशेज़ वो खा रही हैं। और ये भी कहा गया है कि जो अयोध्या के जो खेत वगैरह थे और अयोध्या का जो पानी था, वो बहुत ही मीठा पानी था। और बहुत ही मीठा पानी का ये मतलब नहीं है कि वो उसमें चीनी मिली हुई है। और वहाँ पे राइस वगैरह भी उगी जाती थी। अनलेस यू हैव, अगर आपके पास जब तक पोषक पानी नहीं होगा, तब तक आपको ऐसा खाना, ऐसे आम के बगीचे, ऐसा बढ़िया चावल, शाली तंडुल लिखा है उसमें संस्कृत में। शाली तंडुल आयुर्वेद में सबसे बढ़िया चावल कहा गया है, वो वहाँ पे होता था। जी। तो ऐसा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके वाटर एनरिच्ड नहीं है। तो हिपोपोटामस एज एन एनिमल वाज एनरिचिंग द वाटर। दूसरी बात ये है कि घड़ियाल, आज जब हिपोपोटामस खत्म हो गए, तो जैसे हम चंद्रगुप्त के समय पे आते हैं, ठीक है, तो चाणक्य ने लिखा है कि घड़ियाल रखो, या ये सब इन सब के रखो। अच्छा, मैं आपको हिपोपोटामस और घड़ियाल के बारे में एक डिफरेंस बता देती हूँ। एलिगेटर हो या घड़ियाल हो या जो भी ये जानवर हो, क्रोकोडाइल हो, ये इसका अगर पेट भरा है ना, ये अटैक नहीं करता है। अच्छा। परंतु हिपोपोटामस एक टेरिटोरियल एनिमल है। टेरिटोरियल एनिमल है कि तुम मेरी अगर टेरिटरी में आओ, चाहे मैं भूखा हूं या नहीं भूखा हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो हिपोपोटामस ये नहीं देखता है कि कौन है, अगर आप इसकी टेरिटरी में आए तो ये आपको मारेगा ही मारेगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। अच्छा, बाय द वे, ये नाइल में भरपूर था। आप सोचिए, इजिप्ट में जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, तब ये पूरा भरपूर था वहाँ पे। क्योंकि इजिप्ट के वहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों के जो छोटे छोटे मिलते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं, उसमें से एक तो स्कैरब मिलता है हमें, और दूसरा हमें हिपोपोटामस फिगरीन्स बहुत सारे मिलते हैं। इसका मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट जानवर था ना वहाँ का। आज भी अफ्रीका में हिपोपोटामस एक इम्पॉर्टेंट जानवर है। हमने उसका ध्यान नहीं रखा, तो वो यहाँ से मतलब इस एरिया से लुप्त हो गया। ये हमारी गलती है, परंतु पिछले समय में इसे पाला जाता था, इसको रखा जाता था। सो मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और अब एक चीज की और डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसको लेकर के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, पॉलीगैमी, यानी एक से ज्यादा विवाह करना। तो लोग ये जो दशरथ थे, भगवान श्री राम के पिता, उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी तो 3 विवाह किए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या पॉलीगैमी अलाउड थी उस समय पे? देखिए, अगर आप अलग अलग राजाओं का देखेंगे, अलग अलग महाराजाओं का देखेंगे, तो अलग अलग आपको लॉज मिलेंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो सीता जी के जो पिताजी थे, जनक, और उनकी पत्नी, ठीक है, और सीता जी, चारों बहनें, जो चारों भाइयों से उन्होंने शादी की, तो उन्होंने अपने रीति रिवाज से किया, जिसमें उन लोगों ने सिर्फ एक पत्नी और एक पति व्रत लिया था। इसका मतलब वो औरों को नहीं लेते। परंतु एक समय ऐसा भी था जहाँ पे ये चीज़ें प्रचलित थी। इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। लोगों को ये जानना है कि सिर्फ राजा ये सब काम किया करते थे। ये सब ऐसा नहीं है कि कॉमन जनता ये सब काम कर रही है। कॉमन जनता भाई, जब अपने सर पे एक मतलब अपना एक घर नहीं है, उसका आने जाने के लिए उसके पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, तो वो 200-300 पत्नियां नहीं रख सकता ना, ठीक है। दूसरी बात है, पुराने ज़माने में जब ये सब होता था कि इनकी पत्नी, इनका विवाह, ये सिर्फ विवाह ऐसे नहीं होता था, ये कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर्स देखा जाता था। जैसे कि अगर कैकेयी जी जब शादी कर ली, तो आपको क्या लगता है कि कैकेयी के किंगडम से अटैक होगा कोसल पे?
तो ये इस टाइप के गठबंधन भी बनाए जाते थे, जैसे कि और उसमें ये रानियां बहुत इम्पोर्टेंट बहुत रोल प्ले इंपॉर्टेंट करती रोल थी। प्ले करती थी। जी। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा किंगडम है जो सोच रहा है कि हम अटैक कर देते हैं, उसको पता है भाई एक रानी इसकी यहाँ से है, एक रानी इसकी यहाँ से है, एक रानी इसकी यहाँ से है, ये तीनों किंगडम मिलके मुझे ही अटैक कर देंगे। बिल्कुल। तो सी दीज वर ऑल्सो पॉलिटिकल मैरिजेस। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अच्छा, अब देखिए दशरथ जी ने ये साइड तो नीचे से महाकौशल सिक्योर्ड है, कौशल्या जी। वहां से हैं, इधर से उन्होंने कैकेयी राज को किया है, फिर सुमित्रा जी से उन्होंने शादी की है, एक इस तरफ उन्होंने पूरा सिक्योर कर लिया। अब आई मिथिला की बारी, मिथिला विदेह या जैसे भी आप बोलें, तो वहां पे तो सिक्योर्ड नहीं थी ना किंगडम। ठीक है। तो जब ये हुआ कि राम जी अब वहां पे सीता जी से शादी कर रहे हैं, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण की सीता और उर्मिला से करवा, वो तय हो चुका था वहां पे। तो जब दशरथ जी आए तो उन्होंने बोला जनक जी से मिलने आए, तो उन्होंने बोला मेरे 2 और पुत्र हैं, मैं चाहता हूं कि मैं भी इनकी शादी इधर ही करूं। अच्छा, जो जनक जी के जो छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनका अपना एक अलग किंगडम है। तो आपने क्या किया, आपने अपने किंगडम की सिक्योरिटी की है अपने चारों बेटों की ऐसे ऐसे घरों पे शादी करके कि वहां से अब आपको कोई अटैक आ ही नहीं सकता है। सो ओके, ऐसा नहीं कि उन्होंने घर देख के शादी नहीं की या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज था, नो, कि यहाँ देयर वाज नो लव एंड देयर वाज नथिंग, इट वाज जस्ट अ कोल्ड पॉलिटिकल थिंग। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो औरतें सैक्रिफाइस हो रही थी, एकदम गलत है ये, अगर हम इसको सिर्फ इस हिसाब से देखेंगे। तो इसमें सबकी रजामंदी थी, और इसमें एक पूरा इस तरीके से बड़े अच्छे से काम किया गया था, जो पॉलिटिकली स्ट्रेंथ मिलती है, ये किया गया था। और बाय द वे, हम में से कुछ होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये कैसे लोग थे, ये क्या थे। आज के ज़माने में भी जो अच्छे घरों के लोग होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से हों, क्षत्रिय परिवार से हों, या किसी भी, या यहाँ तक कि वैश्य परिवार में, बनिया परिवारों में, इन्हीं सब मामलों को लेकर के शादियां होती हैं। सबकी खानदानों का पूछा जाता है, और ये सारी चीज़ें उस समय भी होती थी जब आप ये सोचिए कि जब दशरथ जी आए हैं, तो दशरथ जी के जो गुरु हैं वशिष्ठ जी, तो वो इनके खानदान का परिचय जनक जी को देते हैं कि इनमें राजा कौन थे, ये कैसे थे, इनके क्या गुण थे, ये ऐसे राजा थे, ये ऐसे देते थे, पूरा इक्ष्वाकु कुल के बारे में, पूरा कुल के बारे में, जिसे आज के ज़माने में हम बायोडेटा कहते हैं। तो ये बायोडेटा एक्सचेंज उस ज़माने में भी हो रहा था, पॉलिटिकल ये बन रहे थे। सो इट वाज अ कल्चर दैट इज़ अमेजिंग। आज के ज़माने में हमें लगता है ये क्या चीज़ें, ये क्या, नहीं। आज के ज़माने में जो पावरफुल फैमिलीज़ हैं, आप चाहे वो पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे आप वेल्दी में देख लीजिए, वेल्थ में देख लीजिए, बिजनेस फैमिलीज देख लीजिए, ये ऐसे रिलेशनशिप्स या ये ऐसे अपने बच्चों के लिए भी जो सेटिंग देखते हैं, वो यही देखते हैं ताकि उनके पूरे खानदान आगे बढ़े। ये सिर्फ एक जनरेशन की प्लानिंग नहीं करते, जितने भी पावरफुल वेल्दी जो हैं, वो कम से कम अपने आने के 3 जनरेशंस की प्लानिंग करते हैं। एंड इवन अगर हम किसी कॉमन आदमी की भी बात करें, जब उससे भी अपनी लड़की की शादी करनी होती है, तो वो उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ इसको एक इवेंट समझ करके कहीं भी शादी कर दी ऐसे कभी नहीं करते हैं। करेक्ट। सो जब हम इतने इम्पोर्टेंट लोगों की या किंग्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके इंटरेस्ट है उनके राज्य का विस्तार करना और अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। करेक्ट। तो बहुत सी चीजें सोच करके शादियां की जाती हैं। हाँ, और साथ में अपनी बेटियों का और अपने बेटों का फ्यूचर भी सिक्योर करना। आज भी जैसे किसी भी लड़की का विवाह होता है, तो पिता या माता जी उसका गांव में किसी को भिजवा करके पता करवाते हैं, वो लड़का कहाँ काम करता है वो पता कराते हैं, वो बेटी को घर पे रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा उसका देखते हैं, उसकी सैलरी देखते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए। सो मैम, अभी जो हमने डिस्कशन किया कि मैरिज कितनी इम्पोर्टेंट होती थी उस समय पे और क्यों मल्टीपल मैरिज करनी होती थी, एक सवाल माता सीता की एज से जुड़ा हुआ है। कई लोग बताते हैं कि उनकी एज कुछ 12 या 16 साल के करीब होगी जब उनका भगवान श्री राम के साथ में विवाह हुआ, जबकि हमारा जो कल्चर है उसमें इतनी छोटी लड़कियों की शादी मुझे नहीं लगता होती होगी। तो इस पे आपका क्या कहना है?
तो देखिए सवाल उठाते नहीं हैं, कहते हैं वो 6 साल की थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर श्लोक निकाल लेते हैं वाल्मीकि रामायण का बिना सर पैर जाने हुए, और वो कहते हैं कि इससे अगर हम मैथमेटिक्स निकालेंगे, अपना गणित करेंगे इस पे, तो वो 6 साल की थी जब उनका शादी हो गया। आप मुझे ये बताइए, इतने बड़े राजा, इतने बड़े महाराज, वो 6 साल की बिटिया का कहीं पे शादी करवाएंगे? बिल्कुल। और 6 साल की बिटिया उनकी शादी की लायक हो जाएगी? किसी किसी बाप का दिमाग खराब है क्या? आई एम सॉरी टू से। शादी वही लोग करवाएंगे जिनको अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं है, जो चाहते हैं कि ये बला है और ये टल जाए, ठीक है। परंतु आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो वाल्मीकि रामायण में 2 लोगों ने बार बार सीता को प्राण प्यारी कहा है। प्राण प्यारी का अर्थ होता है जो हमें हमारे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। तो वो कौन है? तो वो एक राम जी हैं और दूसरे सीता जी के पिताजी जनक जी हैं। वो एकदम उनको अलग नहीं होना चाहते थे। दूसरी बात, जब किसी भी लड़की का विवाह का समय आता है तो शास्त्रों में ये बहुत क्लियरली लिखा है, जब तक किसी भी लड़की का मासिक धर्म नहीं शुरू हो जाता है वो विवाह के लायक नहीं है। और यहाँ तक कि साइंस में भी आज के ज़माने में भी ये प्रूवन है कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद भी कुछ समय के बाद ही वो एक फर्टिलिटी के मैक्सिमम एज पे आती है। आज के ज़माने में अगर मैक्सिमम फर्टिलिटी देखा जाए तो वो 18 साल है, लाइक पीक फर्टिलिटी। जहाँ अगर हम थोड़ा जल्दी कर देते हैं बच्चों की शादी तो लड़की अगर गर्भवती हो गई तो उसके मतलब बेबी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भी बूढ़ी हो गई तब भी बेबी में प्रॉब्लम्स आएंगे, और ऑब्वियसली एक एज के बाद तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो लॉ के हिसाब से अगर हम चाहे आज देखें या कल देखें, एवरेज जो एज होता है मेंस्ट्रुएशन का या मासिक धर्म आने का, ये 12 से 17 साल के बीच का होता है। एवरेज अगर हम देखेंगे तो 12 से 14 के बीच का ही उम्र होता है, तो इससे पहले तो हो नहीं सकता था। दूसरी बात है कि ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है, ये पूर्णतः से नहीं कहा गया है, बट कामशास्त्र में 4 प्रकार की औरतें होती हैं। उनमें से नंबर 1 जो होती है स्त्री, वो पद्मिनी कहा गया है। सीता जी पद्मिनी थी। यहाँ तक कि मैंने देखा है पद्मिनी को लेट मासिक धर्म आता है, उनको सबसे पहले नहीं आता है। ये मेरा रिसर्च है, बाकी जगहों से ये है, कोई अग्री करे या नहीं अग्री करे वो अलग बात है। तीसरी बात ये है कि जब अनाउंस किया गया, अच्छा अब ये देखिए कि जनक जी ने कितना एक टफ कॉन्टेस्ट रखा था, और पहले ज़माने में स्वयंवर नहीं हुआ था, तो ये कॉन्टेस्ट इतना टफ था कि जब वो धनुष लेके आते थे तो 5000 आदमी उस लोहे के सूटकेस को लेकर के आते थे। वो इतना हैवी इतना भारी और इतना डिफिकल्ट था उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना। बहुत सारे लोग आकर के ट्राई करके चले गए थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे राजा थे जिनकी ईगोज इतनी हर्ट हो गई थी कि वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, सीता को नहीं जीत पाए। सीता तो इररिलेवेंट थी उस समय, वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, वो उसको नहीं कर पाए। उनकी ईगो इतनी हर्ट हो गई थी कि उन्होंने जनकपुर पे अटैक कर दिया था, और 1 साल तक जनकपुर को घेर करके जनक के साथ लड़ाई की थी उन लोगों ने। इसमें ये लिखा है कि ये, अच्छा बाय द वे, ये मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो जो सेनाओं के बारे में है, तो इसमें मैंने ये लिखा है। तो जनक जी ने भगवानों से, देवी देवताओं से पूजा की थी और चतुरंगी सेना मांगी थी उनसे, तो उनको चतुरंगी सेना मिली। उसके बाद ये हराया गया था, तो जहाँ से ये हारे थे कुशध्वज वहाँ के राजा बनाए गए थे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, और उन्होंने 1 साल तक तो ऐसे ही घेर के रखा। तो आप 2-3 साल अनाउंसमेंट के बाद तो ऐसे ही बीत गए थे, है ना। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर ये एक राजा या एक पिता की ड्यूटी थी कि जिस दिन से मासिक धर्म लगा है उसके बाद आपके पास 3 साल है एक वर ढूंढने के लिए। वर क्या होता है? वर मीन्स द बेस्ट। बेस्ट ऑफ व्हाट? बेस्ट फॉर व्हाट? तो बेस्ट किसके लिए? तो वो उस बच्ची के लिए, जो वधू है उसके लिए जो सबसे उत्तम लड़का होगा वही वर होगा। तो उसकी क्वालिटीज से मैचिंग, उसको जैसा चाहिए, तो वर और वधू इसीलिए कहा जाता है ना। इसी से नाम आया है स्वयंवर।
तो पुराने जमाने में जो लड़कियां 3 साल का ये मार्क क्रॉस कर जाती थी उनका स्वयंवर होता था, जैसे द्रौपदी का स्वयंवर होता था। जी। तो इसका ये मतलब है ना कि राजा अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं है। अरे किसी भी बड़े घर की लड़की देख लीजिए आप, वो पिता अपने बेटी की शादी ऐसे ही नहीं करवा देगा कि 6 साल में है तुम ले जाओ। ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपनी कॉमन सेंस कहाँ छोड़ करके किस डस्टबिन में गिरा करके आए हैं जब उनको ये सब टिप्पणी देनी होती है। तीसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो श्लोक है वाल्मीकि रामायण का जो कोट किया गया है, आई एम 18 एंड ही इज 24, समथिंग लाइक दिस, एंड वी मैरिड एंड वी लिव्ड इन अयोध्या फॉर, हम लोग अयोध्या में 13 साल रहे, तो वो कैलकुलेट कर लिया कि ऐसे निकली, तो फिर इसका मतलब वो तो 5-6 साल की ही थी। देखिए, जब वाल्मीकि रामायण का समय था, जब ये सब रखा गया था, तो उस समय जो दर्शन जो प्रख्यात था वो है सांख्य दर्शन, कपिल ऋषि का, कपिल मुनि का। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति को नंबर से डिनोट किया गया। सांख्य का मतलब ही नंबर होता है, न्यूमेरिक्स होता है। तो आप ये सांख्य में देखिएगा कि नंबर, हर चीज का नंबर है, तो पुरुष का इतना नंबर, प्रकृति, तो प्रकृति का 18 या 19, पुरुष का 24 या 25 माना जाता है, डिपेंडिंग कि किसका है। तो वो ये कह रही हैं कि आई एम, मतलब हम और वो फॉरएवर पति पत्नी पुरुष प्रकृति हो गए हैं। इसका मतलब है वी विल नॉट टेक अनदर पार्टनर। वो एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत की बात कर रही हैं। ये सेम हमें दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे कि शुंभ निशुंभ जब देवी से शादी करना चाहते हैं तो कहते हैं कि तुम तो हमसे शादी कर लो। तो वो कहती हैं मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ शिव जी का, एंड एक स्त्री कामुक भी हो जाए, जैसे एक लाइन, तो वो कहती है, एग्जाम्पल देती हैं कि अगर एक व्याघ्र, एक शेरनी या जो है कामुक हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गधे, खच्चर और खरगोश और इसके साथ वो चली जाएगी। तो आई विल नेवर गो, मतलब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे, हम सूक्ष्म प्रकृति हैं जी, शिव जी की। तो वो प्रकृति पुरुष का जब भी स्त्री वर्णन करती है, इसका मतलब है दैट शी इज नॉट अवेलेबल फॉर अनदर मैन एंड इट विल नेवर हैपन। तो ये, और ये किसे कह रही हैं वो, जब ये कह रही हैं तो ये रावण को कह रही हैं जी। जब रावण वेश बदल के आता है तो वो अपना एक्सप्लेनेशन कहती हैं कि हम शादीशुदा हैं, हम ये हैं, हम ऐसे हैं। तो आप देखिए, आप कहाँ से किस चीज को उठा करके, उसका सर पैर तोड़ करके, उससे कैलकुलेशन करके क्या बना दिया गया है। बिल्कुल, और आपने बहुत डिटेल्ड वे में इसको समझाया है कि जो पुरुष और प्रकृति और उनका जो नंबर है 18 और 24, उसको डिनोट करने के लिए, और किस तरीके से वो एक्सप्लेन करती हैं दैट वो मैरिड हैं भगवान श्री राम से और वो नहीं जा सकती। एंड देन देयर इज आल्सो अ कंपैटिबिलिटी। कोई भी ये नहीं है कि प्यूबर्टी अचीव कर ली किसी ने, देन 3-4 साल के बाद में वो किसी को भी चली किसी जाएगी, के भी गले आप डाल दो, नहीं, एकदम अलाउड नहीं है। इसीलिए वर द बेस्ट, द मोस्ट कंपैटिबल, द मोस्ट सूटेबल, जो सबसे बढ़िया है उस बच्ची के लिए, बच्ची के स्त्री के लिए, वही वर कहलाता है, नहीं तो बाकी तो वर नहीं है ना। बिल्कुल मैम, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है और अयोध्या के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले आपसे बात करके। एक और क्वेश्चन है मैम जो चर्चा में रहता है हमेशा, कि भगवान श्री राम जब सीता माता वन में एक गोल्डन डियर देखती हैं, सुनहरा एक हिरन देखती हैं, तो वो रिक्वेस्ट करती हैं भगवान श्री राम से कि वो उनको लेकर के आए। तो कई लोग इसको मांस खाने से जोड़ते हैं कि भगवान श्री राम ने शिकार किया था क्योंकि शायद माता सीता की इच्छा हो रही थी मांस खाने की। इसको आप क्या कहेंगे? ये फिर वही मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने ये सुना था कि सीता माता तो गर्भवती हो चुकी थी, तो उनको बड़ा मन कर रहा था मांस खाने का, तो इसलिए उन्होंने बोला। मुझे मन किया उस बेवकूफ इंसान को बोलने के लिए कि जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसको स्मेल से इतना मतलब सेंसिटिव हो जाती है कि वो इन सब चीज़ों से घृणा करने लग जाती है। मैं बहुत स्त्रियों को जानती हूँ जब गर्भवती हुई तो एकदम मीट मांस अंडा एकदम अलग हो जाती है इन सब चीज़ों से। अच्छा, दूसरी बात है कि खुद सीता माँ कह रही हैं उनको ये डियर क्यों चाहिए। वो कहती हैं मृगो हरति में मनः क्रीडार्थम नह भविष्यति,
कहती है इसका ये मतलब है, ये संस्कृत का श्लोक है, इसका ये मतलब है, इस मृग ने हमारा मन हर लिया है। मैं क्रीडार्थम नह भविष्यति, मैं फ्यूचर में भविष्यति, इस फ्यूचर में मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ। जी। अच्छा, अगर आप पैलेस के बारे में देखेंगे, राम जी के पैलेस में, मैंने इनके पैलेसेस का भी बहुत बढ़िया वर्णन दिया है, क्योंकि हमें बहुत बढ़िया वर्णन मिला है वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में। तो ये इन्हीं का एक पैलेस है जहाँ खूब सारे डियर और एंटीलोप्स घूमते हैं, तरह तरह के डियर घूमते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि सीता माँ को डियर पसंद थे, तभी तो घर में डियर जानवर पाल रखा था, तभी तो हिरन पाल रखे थे। तो इन्होंने जब ये हिरन देखा तो वो कहती है हम इसको ले चलेंगे, ये सबकी आंखों का तारा बन जाएगा वहाँ पे। हमारी 3 सास और भरत का और बाकी भाइयों का, ये हम देखिए, इट विल बी द मोस्ट यूनिक पेट इन द हाउस। टेक्निकली आज जिसे हम पेट कहते हैं, वो उसे पेट की तरह ले जाना चाहती थी। तो उन्होंने बहुत बोला, बट उनका मेन रीज़न ये था कि वो उस डियर ने उनका मन हर लिया था, वो उसके साथ खेलना चाहती थी, तभी वो उसको चाह रही थी कि वो दे दे। कहती हैं, फिर बाद में कहती हैं कि अच्छा अगर नहीं भी होगा ना, तो मुझे उसका एक जैसे एक प्रूफ चाहिए होता है ना कि ऐसा एक डियर था, कितना मनोहर डियर था। तो कहती है उसका खाल लेके आ जाना, अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो उस पे हम दोनों एक साथ बैठेंगे, उस खाल पे। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, स्पेशली जंगल में क्या होता था कि आप खाल पे बैठा करते थे। मृग की खाल हो, शेर की खाल हो, और उसके पीछे भी कारण होते थे, क्योंकि जैसे ये जो एंट्स वैंट्स, ये सब जो जानवर होते हैं ना, आप जहाँ पे बैठे हैं वो ऐसे आकर के काटते हैं। जो भी साधु सन्यासी जैसे पूजा वूजा करते हैं ना, जैसे वाल्मीकि जी के तो चारों तरफ दीमक बैठ गए थे, है ना, ये पता है ना सबको। जी। तो अगर आप एक खाल पे बैठते हैं तो एनिमल्स एंड इंस मतलब ये छोटे जो माइट्स चींटी माइट्स और ये वगैरह। सब होते हैं, वो उतना नहीं आते हैं। तो एक रीज़न इसीलिए होता है, इसीलिए पुराने ज़माने में आपको देखेंगे आप, वो खाल पहने हुए हैं, खाल पे बैठे हुए हैं, तभी ये मांग रहे हैं। अब जिन लोगों को पुराने ज़माने का कोई आइडिया नहीं है, तो वो तरह तरह की कहानियाँ बनाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से मैम आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया है, अयोध्या के बारे में, और पूरे पॉडकास्ट में अयोध्या नगरी कैसी थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी, आर्मी किस तरीके थी, किस तरीके की होती थी, इवन वेपनरी कौन सी यूज़ होती थी, आपने बताया। एंड देन आपने उस टाइम का जो जानवर जैसे हिप्पोज भी होते थे अयोध्या में उस समय। हिप्पो, हाँ, हिरन और तरह-तरह के और भी बिल्कुल, जानवर थे, उनके बारे हाथी। में आपने बताया, और साथ में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ जो रामायण को लेकर के फैली हुई हैं, जैसे माता सीता की आयु और जो मारीच वाला इंसिडेंट था, इन सारी चीज़ों का आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। एंड आप एक नए प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो आई थिंक जब वो आपकी बुक रिलीज़ होगी, तो आपको उसके लिए भी इनवाइट करेंगे मैम। जी, ज़रूर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पे आने के लिए। जी, और धन्यवाद। आपका जी, धन्यवाद। हुँ। और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन का जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफ़िकेशन आ जाए। जय श्री राम। जय श्री राम।